प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल में लुम्बिनी के दौरे पर जाएंगे। देशव्यापी अभियान के तहत अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राजनांदगांव पुलिस ने नशे के खिलाफ शुरू किया निजात अभियान। विभिन्न स्पर्धाओं के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। और प्रदेश में पड़ रही है भीषण गर्मी, कहीं कहीं हल्की बारिश होने से मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी के दौरे पर रहेंगे। वे लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर बौद्ध संस्कृति और विरासत से जुड़े निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। वे पवित्र मायादेवी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री वहां लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अनुदान प्राप्त निकाय है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में भी बुद्ध पूर्णिमा के दिवस समारोह के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहेंगे। इस दिन को आशीर्वाद दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जो भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। लुम्बिनी वो पवित्र स्थान है जहां रानी महामाया देवी ने लगभग 623 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। सम्राट अशोक ने वहां अपना एक स्मारक स्तंभ खड़ा किया था। ये स्थल अब एक बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। लुम्बिनी नेपाल के सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका गठन 2013 में किया गया था। ये परिसंघ दुनिया भर में बौद्धों के लिए एक मंच के तौर पर काम करता है। बात कर लेते हैं कोविड-19 की। कोरोना के खिलाफ जारी अभियान के तहत टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने की दिशा में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 191 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 15,58,000 टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान के तहत पूरे देश में 4 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष के बच्चों को लगाए गए, जबकि 3 करोड़ 8 लाख से अधिक एहतियाती डोजेस पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,400 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस समय देश में 17,000 से अधिक संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में 2,878 संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है। लंबे अंतराल के बाद कल राजधानी रायपुर में कोरोना का एक नया मरीज सामने आया। वहीं प्रदेश के 27 जिलों में कल कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। इस समय प्रदेश में कोरोना के 28 मरीजों का इलाज चल रहा है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान के साप्ताहिक कार्यक्रम के पहले दिन मेहंदी स्पर्धा आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने लोगों से अपील की कि वे खुद नशे से दूर रहें और अपने आसपास अन्य लोगों को भी नशे से बचाने का प्रयास करें। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी बताया गया।
इस मौके पर राजनांदगांव की उप पुलिस अधीक्षक नेहा वर्मा ने बताया कि इन दिनों राजनांदगांव पुलिस द्वारा नारकोटिक्स और अवैध नशे के खिलाफ निजात अभियान चलाया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा निजात कार्यक्रम चालू किया गया है। ये एक जागरूकता अभियान है और कार्रवाई अभियान भी है, जिसमें अवैध नशा और नारकोटिक ड्रग्स के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। उसी के तहत आज अभी एक सप्ताह के लिए 14 से लेके 20 तारीख तक हम लोग ने कुछ चित्रकला प्रतियोगिता और कहते डांस का कंपटीशन, फैंसी ड्रेस वगैरह और मेहंदी कंपटीशन रखे गए हैं। उसके तहत आज मेहंदी कंपटीशन रखा गया था, जिसमें बहुत विभिन्न वर्गों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और ये कार्यक्रम 20 तारीख तक चालू रहेगा। इस साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान आने वाले 6 दिनों में राजनांदगांव जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों में स्थानीय सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि नशे के खिलाफ इस अभियान को बड़े पैमाने पर सफल बनाया जा सके। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से गरियाबंद जिला पुलिस इन दिनों विशेष अभियान चला रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बसे गांव में 5 युवाओं को चुनकर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय डॉक्टरों की मदद से इन युवाओं को दुर्घटना में घायल लोगों की मदद के विभिन्न उपाय भी बताए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले के प्रमुख मार्गों पर 50 संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन सभी स्थानों पर नजदीकी मददगार युवकों के फोन नंबर के बोर्ड भी लगाए गए हैं, ताकि दुर्घटना होने पर इन कार्यकर्ताओं को बुलाकर मदद ली जा सके। दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए कल जिला कलेक्टर नम्रता गांधी और पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर ने पेट्रोलिंग वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेट्रोलिंग वाहन 24 घंटे प्रमुख मार्गों पर अपनी सेवा उपलब्ध कराता रहेगा। पुलिस अधीक्षक JR ठाकुर ने बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 200 ग्रामीण युवाओं को प्राथमिक चिकित्सा के सभी सामान भी उपलब्ध कराए गए हैं। समय समय पर गाड़ी नहीं मिल पाती या मदद नहीं मिल पाता, तो ऐसे जो लड़के हैं गांव के जो हमें अच्छा मदद करते हैं, उनका नाम हमने इसने बोर्ड में अंकित किया है। उसमें उनका नंबर है। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है तो कोई भी पीड़ित व्यक्ति उस बोर्ड का नंबर देख के उसको सहयोग के लिए, सहायता के लिए बुला सकता है, ताकि उसकी मदद किया जा सके। इसलिए इस हिसाब से इसको तैयार कर पूरे जिले में लगाया जा रहा है। श्री ठाकुर ने बताया कि जिले में दुर्घटना की आशंका वाले संवेदनशील स्थानों पर रेडियम पेंट वाले साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, ताकि रात के समय वाहन चलाने वालों को दूर से ही मोड़ या अन्य संकेतों की जानकारी मिल सके। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इन दिनों उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया है। संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने कल इस शिविर का शुभारंभ किया। भिलाई के पंत स्टेडियम में महीने भर चलने वाले इस शिविर में एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, कुश्ती और साइकिल पोलो सहित 23 खेलों में खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों द्वारा अपनी खेल दक्षता का प्रदर्शन भी किया गया। इस मौके पर संयंत्र के प्रभारी निदेशक अनिर्बान दासगुप्ता ने कहा कि खेलों के विकास के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। 23 से ज़्यादा खेलों के लिए यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्था की गई है। करीब 120 कोच आए हैं और करीब 2000 बच्चे इस कोचिंग कैंप का इसमें वो लोग भाग लेंगे। और हमें उम्मीद है कि जैसे कि भिलाई की परंपरा रही है, इसमें से बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभर के आएंगे और स्टेट लेवल के तो आएंगे ही, मुझे पूरा भरोसा है इसके ऊपर। और भिलाई की जो परंपरा रही है, इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे हम लोग। उन्होंने बताया कि माह भर चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान 120 प्रशिक्षकों द्वारा करीब 2000 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक के सिंह के अलावा विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारी और प्रशिक्षक भी मौजूद थे। इन दिनों देश के अधिकांश इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। खासतौर पर उत्तर भारत तेज गर्मी की चपेट में है। कल कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने आज राष्ट्रीय राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कल दिल्ली में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
धौलपुर में कल तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में भी कल इस मौसम का सबसे गर्म दिन रहा। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में कल कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 मई तक तेज बारिश होने का अनुमान है। वहीं केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। केरल के दक्षिणी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी तेज गर्मी पड़ रही है। राजधानी रायपुर में कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मुंगेली में कल 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वातावरण में उमस के कारण रात के समय में भी बेचैनी महसूस की जा रही है। इस बीच आज दोपहर में केसकाल घाटी में बौछारें पड़ने के साथ ही ओले गिरने के भी समाचार हैं। और प्रदेश में मौसम की मौजूदा स्थिति को और अगले 24 घंटे के बारे में अनुमान को लेकर और अधिक जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रायपुर के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय प्रदेश के मौसम का क्या हाल है? देखिए, प्रदेश में अभी दक्षिण से भी हवा आ रही है और साथ ही उत्तर से जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं आ रही है, जिसके प्रभाव से अभी लगातार पिछले 3-4 दिनों से मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी और ये फिलहाल अगले 24 घंटे तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है। कल से मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है। फिलहाल आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ भी चलने की संभावना है। चंद्रा साहब, ये जो गर्मी का जो प्रकोप है ये पूरे प्रदेश में जो बना हुआ है, ये कब तक इस तरीके से बना रहेगा? अभी फिलहाल इससे बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गर्मी से राहत है उत्तर छत्तीसगढ़ में बनने की संभावना है। साथ ही एक्सट्रीम साउथ छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग है उससे लगे जिलों में थोड़ी गर्मी से राहत मिलने की संभावना बढ़ रही है। अच्छा चंद्रा साहब, ये जो पूरे भारत के यदि हम मौसम का आकलन करें तो कहा जा रहा है कि 27 मई को इस बार मानसून जो है केरल में टच करेगा, तो इसके छत्तीसगढ़ आने की संभावना आप क्या उम्मीद कर रहे हैं छत्तीसगढ़ आने की? देखिए, 1 जून को जब केरल में मानसून है प्रवेश करता है, उस स्थिति में 10 जून को जगदलपुर पहुंचता है, 15 जून को रायपुर पहुंचता है और 21 जून को लगभग पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लेता है। जी जी। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो सभी परिस्थितियां सामान्य रही तो 4 दिन पहले यानी कि 6 जून के आसपास जगदलपुर पहुंच सकता है। और यहाँ रायपुर की बात करें तो यहाँ पर 4 दिन पहले यानी कि 11 जून तक पहुंच सकता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। कभी कभी ये है कि मानसून करंट है कितना इस बीच में बना हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। सभी सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से फिर आगे बढ़ता है। मतलब बहुत यदि सामान्य परिस्थितियां रही तो हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस समाचार को देने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब कुछ खबरें हम जिलों से लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले महासमुंद जिले ने फिर अपनी छाप छोड़ी है। छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पिटियाझर के छात्र जिनेंद्र बरिहा ने प्रावीण्य सूची में 7वां स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। जिनेंद्र ने वाणिज्य विषय के साथ करीब 95% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में सरायपाली की छात्रा मीनाक्षी प्रधान ने प्रावीण्य सूची में 3रा स्थान प्राप्त कर महासमुंद जिले का गौरव बढ़ाया है। किसान पिता और गृहिणी माता की लाडली बिटिया ने 98% अंक हासिल किया है। मीनाक्षी अपनी पिछली कक्षाओं में भी टॉपर रही है। जांजगीर चांपा के मुड़पार गांव में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों के अनुसार किसी पूर्व सूचना के बिना उद्योग और राजस्व विभाग के अधिकारी जांजगीर पहुंचे थे। इन्हें स्थानीय विरोध के कारण जमीन का सीमांकन किए बिना ही लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शासकीय जमीन कम है, उसे भी निजी उद्योगों को सौंप दिए जाने से गांव का विकास प्रभावित हो सकता है। साथ ही गांव में खेती किसानी भी प्रभावित हो सकती है।
कोंडागांव जिले में सीआरपीएफ द्वारा इन दिनों स्थानीय ग्रामीणों की मदद के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के चिखलपुटी में हुए रक्तदान शिविर में सीआरपीएफ के डीआईजी डीटी बनर्जी और कमांडिंग ऑफिसर सुनील कुमार सहित 35 जवानों ने रक्तदान किया। सीआरपीएफ के डीआईजी डीटी बनर्जी ने बताया कि इस विशेष शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि हमारे जवान न केवल नक्सल मोर्चे पर मुस्तैद है, बल्कि जरूरत पड़ने पर आम लोगों की मदद के लिए भी हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। श्री बनर्जी ने बताया कि सीआरपीएफ द्वारा इसी कड़ी में अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।